फरवरी 2025 में ओशन इन्फिनिटी के डीप सी डैशबोर्ड पर एक नया स्कैन दिखाई दिया। उनके स्वायत्त पनडुब्बी वाहन दक्षिणी हिंद महासागर में एक खड़ी ढलान पर स्कैन कर रहे थे। तभी मानचित्र पर असामान्य सोनार प्रतिबिंबों का एक समूह उभरा। यह पैटर्न साफ और सम्मित था, न कि चट्टानों या ढह चुके तलछट द्वारा उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए पैटर्न जैसा। इससे विश्लेषकों को रुककर झूम इन करने और नजदीकी जांच के लिए निर्देशांक चिह्नित करने पर मजबूर होना पड़ा। जब टीम समुद्र तट से दूर डेटा की समीक्षा कर रही थी, तभी जमीन पर एक और घटनाक्रम ने जांचकर्ताओं को MHH 370 की समय रेखा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। वैश्विक WSPR रेडियो स्कैटर सिग्नल के नए विश्लेषणों से पता चला कि विमान लापता होने के घंटों के दौरान दिशा में कई बार तेजी से बदलाव कर रहा था। ये हलचलें नियंत्रित प्रतीत हो रही थीं, न कि किसी ऐसे विमान की तरह जो नियंत्रण में न हो और सीधी खाली उड़ान भर रहा हो। एक ही क्षण में साक्ष्य की दो अलग अलग धाराएं उभर रही थीं। एक धारा समुद्र की गहराई से आ रही थी, दूसरा स्रोत पृथ्वी पर फैलती रेडियो तरंगों से आया था। यदि दोनों स्रोत सही साबित होते हैं तो वे एक चिंताजनक संभावना की ओर इशारा करते हैं। MH 370 रात के अंधेरे में यूं ही गायब नहीं हो गया। इसे अंतिम क्षण तक निर्देशित किया गया था। वर्षों तक जांचकर्ताओं को लगा कि वे MH 370 के बारे में जो कुछ भी जान सकते थे उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। रडार ट्रैक समाप्त हो गया। ट्रांसपॉन्डर ने संचार करना बंद कर दिया। इनमारसैट से प्राप्त सैटेलाइट पिंग से केवल एक मोटा मोटा अंदाजा ही मिल पाया। बाकी सब अनुमान ही था। फिर एक बहुत पुरानी और बहुत ही असामान्य तकनीक चर्चा में आई। PRNet एक वैश्विक रेडियो नेटवर्क है जिसका उपयोग शौकिया लोग दुनिया भर के स्टेशनों के बीच आने जाने वाले कमजोर संकेतों को मापने के लिए करते हैं। इसे कभी भी विमानन के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में विश्लेषकों ने दिखाया कि विमान लंबी दूरी तय करते समय इन संकेतों को बाधित कर सकते हैं। 2024 और 2025 में कई शोधकर्ताओं ने MH 370 के लापता होने वाली रात के रिकॉर्ड की दोबारा जांच की। द इंडिपेंडेंट और दी टेलीग्राफ की रिपोर्टों में बताया गया कि कैसे इन रेडियो पत्थों में छोटे बदलाव हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहे एक बड़े विमान की उपस्थिति से मेल खाते प्रतीत हुए। जब WSPR की विसंगतियों की तुलना 2014 के इनमारसैट के मूल उपग्रह लॉग से की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दोनों डेटा सेट कई बिंदुओं पर मेल खाते थे और एक बिल्कुल अलग उड़ान पथ का आकार उभरने लगा। यह वह चिकना दक्षिणमुखी वक्र नहीं था जिसे कई शुरुआती पुनर्निर्माणों ने मान लिया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उड़ान के दौरान लगातार फैसले लेते हुए कोई निशान बनाया हो। सीधे आगे बढ़ने के बजाय विमान मुड़ता, ठहरता, समायोजित होता और फिर से मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ हिस्से तंग वृत्तों जैसे दिख रहे थे, कुछ पैटर्न परीक्षण पैटर्न जैसे लग रहे थे, मानो विमान दिशा खोज रहा हो या आगे किसी चीज से बच रहा हो। पैटर्न में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बिना पायलट वाले विमान के व्यवहार से मेल खाता हो। एक घोस्ट फ्लाइट ईंधन खत्म होने तक सीधी उड़ान भरती। संयुक्त WSPR और इनमारसैट पुनर्निर्माण में पैटर्न ने इसके विपरीत काम किया। विमान के नागरिक रडार से गायब होने के बाद के घंटों में इसका आकार बार बार बदलता रहा। जैसे जैसे विशेषज्ञों ने संकेतों की तुलना की, पुरानी थ्योरी उतनी ही कमजोर होती गई।
हर मोड़ किसी इरादे का संकेत दे रहा था। हर बदलाव के लिए किसी न किसी के नियंत्रण की आवश्यकता थी। यहां तक कि मोड़ों की गति भी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का संकेत दे रही थी जो बोइंग के समय की सटीक जानकारी रखता हो। 777 ने खुले समुद्र पर अपना मार्ग तय करना सीख लिया था। पहली बार 8 मार्च की रात अब खालीपन जैसी नहीं लग रही थी। यह हर पड़ाव पर विकल्पों से भरी एक यात्रा जैसी लग रही थी। और इससे एक ऐसा सवाल उठता है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। इतने घंटों तक अंधेरे में विमान को कौन रास्ता दिखा रहा था? कुछ विश्लेषकों ने गौर किया कि यह पैटर्न ऐसा लग रहा था मानो कोई ईंधन, दूरी और समय का प्रबंधन कर रहा हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामान्य संचार बंद होने के काफी देर बाद भी विमान एक विशिष्ट मार्ग के भीतर ही रहे। हर समायोजन से नीचे समुद्र और ऊपर उपग्रहों की मौजूदगी का पता चलता था। यह राह फैसलों से बनी थी, संयोग से नहीं। जैसे ही ओशन इन्फिनिटी का पनडुब्बी वाहन अंधेरे पानी से ऊपर उठा, पूरा नियंत्रण कक्ष शांत हो गया। ड्रोन के कैमरों ने ढह चुके धातु के टुकड़ों के बीच फंसा हुआ एक क्षतिग्रस्त नारंगी सिलेंडर दिखाया। इसमें 11 साल लग गए, अनगिनत असफल खोजें हुईं और हजारों वर्ग मील का खाली समुद्री तल छान मारा गया। फिर भी आकृति स्पष्ट थी, एक बोइंग 777 का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो गाद से ढका हुआ था और उसके हिंसक पतन के निशानों से भरा हुआ था। इंजीनियरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। जब उपकरण डेक पर पहुंचा तो टीम ने इसे स्थिर करने के लिए पूरी रात काम किया। खारे पानी ने आवरण को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन मेमोरी मॉड्यूल आंशिक डेटा डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित था। 2014 के बाद यह पहली बार था जब किसी ने विमान के अंतिम क्षणों के वास्तविक आंकड़े देखे थे। आंकड़ों से जो पता चला वह किसी यांत्रिक खराबी जैसा नहीं था, यह नियंत्रण में गड़बड़ी जैसा लग रहा था। रिकॉर्डर ने रडार कवरेज से विमान के बाहर निकल जाने के काफी देर बाद भी लगातार मैन्युअल इनपुट दर्ज किए। पिच, रोल और यॉ डेटा में परिवर्तन का पैटर्न इतना तीव्र था कि ऑटो पायलट उसे समझ नहीं पा रहा था। कंट्रोल कॉलम ने स्थिर और सधी हुई गतिविधियों को दर्ज किया। चालक दल के अक्षम होने का कोई संकेत नहीं था, न ही विमान ईंधन खत्म होने तक स्वतः ही उड़ता रहा। कोई व्यक्ति जेट को निर्देशित कर रहा था, सुधार कर रहा था, अवरोहण कोणों को नियंत्रित कर रहा था और वास्तविक समय में दिशा बदल रहा था। फिर आया सबसे परेशान करने वाला हिस्सा। रिकॉर्डिंग के अंतिम भाग में फ्लैप्स मुड़े हुए ही रहे, उन्हें समतल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पानी में उतरने के लिए गति कम करने के कोई संकेत नहीं मिले। नियंत्रित तरीके से पानी में उतरने के लिए फ्लैप को फैलाना आवश्यक होता है ताकि उत्थापन उत्पन्न हो और प्रभाव की गति धीमी हो, लेकिन आंकड़ों ने इसके विपरीत दिखाया। MH370 ने एक सीधी, जानबूझकर की गई गोता लगाने की गतिविधि को बनाए रखा। विश्लेषकों ने अंतिम क्षणों का बार बार विश्लेषण किया। हर ग्राफ, हर नियंत्रण इनपुट, हर दबाव परिवर्तन ने एक ही कहानी बयां की। विमान आकाश से नहीं गिरा था, यह एक निश्चित और निर्धारित पथ पर समुद्र की ओर जा रहा था। इस खोज ने जांचकर्ताओं को एक ऐसे परिदृश्य का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वे 1 दशक से अधिक समय से बचते आ रहे थे। यदि विमान को अंत तक हाथ से ही उड़ाया गया था तो इसके गायब होने को केवल नियंत्रण खोने के रूप में नहीं समझाया जा सकता। इससे सचेत होने का संकेत मिलता है, इससे इरादे का संकेत मिलता है। और मार्च की पहली रात से जिस सवाल को टाला जा रहा था वह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होकर फिर से सामने आ गया। अगर यह कोई दुर्घटना नहीं थी
तो MH370 के कॉकपिट के अंदर वास्तव में क्या हुआ था? वह रात हजारों पिछली उड़ानों की तरह ही शुरू हुई। 8 मार्च 2014 को रात 0:42 बजे मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। टेकोनफ के दौरान विमान का चलना सुचारू था। उड़ान स्थिर थी। दक्षिण चीन सागर में मौसम शांत था। कॉकपिट में हुई बातचीत में किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था। अपनी सीटों पर आराम से बैठ रहे यात्रियों के लिए रात सामान्य, लगभग शांत सी थी। जैसे ही विमान मलेशियाई हवाई क्षेत्र की सीमा के पास पहुंचा, वियतनामी नियंत्रकों को नियंत्रण सौंप दिया गया। यह एक ऐसा सामान्य क्षण था जो हर लंबी दूरी की उड़ान के दौरान होता है। रात 1:19 बजे कैप्टन जाहरी अहमद शाह ने रेडियो बटन दबाया और MH370 से सुने गए अंतिम शब्द बोले, शुभ रात्रि मलेशियन 370। उसका लहजा शांत और सामान्य था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई भी पायलट तब बोलता है जब विमान 2 क्षेत्रों की सीमा पार कर रहा होता है। 2 मिनट बाद रात 1:21 बजे सब कुछ बदल गया। SCR सिस्टम, जो नियमित रूप से रख रखाव और प्रदर्शन संबंधी डेटा भेजता है, ने डेटा भेजना बंद कर दिया। ठीक उसी समय नागरिक रडार पर विमान की पहचान करने वाला ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। जेठ ने कोई संकटकालीन संदेश नहीं भेजा, कोई आपातकालीन कोड भी नहीं था। आग लगने या अचानक बिजली गुल होने का कोई संकेत नहीं था। एक पल पहले विमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, अगले ही पल वह गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने बार बार फोन किया। हर मिनट बीतने के साथ उनकी आवाज तेज होती गई। कोई जवाब नहीं मिला। नागरिक रडार अब जेट को नहीं देख पा रहा था, लेकिन प्राथमिक सैन्य रडार ने बाद में दिखाया कि MH370 नीचे नहीं गिरा था। यह मुड़ गया था, यह ऊपर की ओर चढ़ गया था, यह प्रायद्वीप के उस पार एक बिल्कुल अलग दिशा में वापस चला गया था। कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ था जो न तो आकस्मिक था और न ही मौन। बोइंग 7.77 संयोग से अदृश्य नहीं हो जाता। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक ट्रैक किए जा सकने वाले विमानों में से एक है, जिसमें संचार की कई परतें हैं जो ठीक इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। ACRS और ट्रांसपॉन्डर दोनों का एक ही समय सीमा के भीतर बंद होना कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि किन प्रणालियों को निष्क्रिय करना है। इसके लिए इरादे की आवश्यकता होती है। जब दुनिया सो रही थी, MH370 पहले से ही एक ऐसे रास्ते पर उड़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वियतनाम को सौंपने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई। जो विमान दक्षिण चीन सागर को पार करने वाला था, वह पूरी तरह से एक अलग गलियारे में चला गया। यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी। नियंत्रक असमंजस में थे। जांचकर्ताओं ने बाद में इन मिनटों को दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्य की शुरुआत बताया। फिर भी जब आप घटनाक्रम पर नजर डालते हैं तो एक बात सबसे अलग नजर आती है। एक बोइंग 777 रात के आसमान से तब तक गायब नहीं हो सकता जब तक कि कोई उसे गायब करना न चाहे। जब MH370 सुबह 1:21 बजे नागरिक रडार से गायब हो गया तो ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि अगला कदम सरल होगा। नीचे पानी में खोजबीन करना, अचानक नीचे उतरना, यांत्रिक खराबी या जहाज पर कोई आपात स्थिति ही एकमात्र तार्किक कारण लग रहे थे। लेकिन जहां नागरिक नियंत्रक खाली स्क्रीन को घूर रहे थे, वहीं एक अन्य रडार प्रणाली सक्रिय थी। मलेशिया का सैन्य रडार एक अज्ञात लक्ष्य पर नजर रख रहा था, जिसका व्यवहार
किसी संकटग्रस्त विमान जैसा बिल्कुल नहीं था। गिरने के बजाय जेठ ने पश्चिम की ओर तेजी से मोड़ लिया। मलय प्रायद्वीप को पार करते समय विमान ने ऐसी ऊंचाई का इस्तेमाल किया जिससे नियंत्रण का संकेत मिला, न कि अराजकता का। बाद में सैन्य आंकड़ों से पता चला कि विमान ने आकाश में एक स्थिर मार्ग अपनाया, फिर जमीन के ऊपर से होते हुए अंडमान सागर की ओर प्रस्थान किया। विमान ने अपनी ऊंचाई बनाए रखी, उसकी गति स्थिर रही। ऐसा लग रहा था मानो कॉकपिट के अंदर बैठा कोई व्यक्ति हर मोड़ को नियंत्रित कर रहा हो। जैसे ही जेट सैन्य सुरक्षा घेरे से बाहर निकला, दुनिया ने MH-370 को पूरी तरह से नजरों से ओझल कर दिया। फिर भी यह अंतरिक्ष से संवाद कर रहा था। हर घंटे विमान इनमारसैट उपग्रह के साथ एक साधारण डिजिटल संपर्क स्थापित करता था। ये संदेश, चेतावनी या मदद की गुहार नहीं थे। ये बहुत धीमी पृष्ठभूमि में आने वाली ध्वनियां थीं जिन्हें अधिकांश यात्री कभी नहीं सुन पाते थे। ये अदृश्य संकेत थे जो इस बात की पुष्टि करते थे कि विमान अभी भी चालू है और उड़ान भर रहा है। ऐसे 7 संकेतों को रिकॉर्ड किया गया। जब जांचकर्ताओं ने उनका नक्शा बनाया तो पता चला कि वे चाप दक्षिणी हिंद महासागर की ओर मुड़े हुए थे, जो किसी भी निर्धारित विमान के उड़ान मार्ग से बहुत दूर था। इस पैटर्न से संकेत मिलता है कि रडार से संपर्क टूटने के बाद MH-370 दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इसके बाद यह लगभग 7 घंटे तक उड़ता रहा और पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक में और भी गहराई तक जाता रहा। लंबे समय तक ये चाप केवल मोटे तौर पर संकेतक मात्र थे। वे विमान और उपग्रह के बीच की दूरी तो दर्शाते थे, लेकिन सटीक मार्ग नहीं। शुरुआती पुनर्निर्माणों में एक हल्की दक्षिणी वक्रता मानी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में विश्लेषण किए गए WSPR व्यवधानों सहित नए निष्कर्षों ने एक अलग ही कहानी बयां की। जब रेडियो प्रकीर्णन बदलावों को इनमारसैट छापों के साथ संरेखित किया गया तो पुनर्निर्मित पथ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दिया। यह मुड़ा हुआ था, इसे समायोजित किया गया था। इसने दिशात्मक परिवर्तन किए जो कोई भी बहता हुआ विमान स्वयं नहीं कर सकता था। प्रत्येक गतिविधि में किसी को दिशा का चयन करना, हवा की दिशा को ठीक करना या ऊंचाई में बदलाव करना शामिल था। यह किसी ऐसे विमान जैसा नहीं था जो ऑटो पायलट पर चलते चलते थक जाए। यह हिंद महासागर के अंधेरे में कदम दर कदम नियंत्रित की जा रही उड़ान जैसा था। और यही वह सवाल खड़ा करता है जो शुरू से ही जांचकर्ताओं को परेशान कर रहा है। अगर MH-370 ने जानबूझकर यह अजीब रास्ता चुना था, तो वह इतनी असामान्य उड़ान क्यों भर रहा था? विश्लेषकों ने जब घटनाक्रम का दोबारा विश्लेषण किया तो उन्हें एक और चौंकाने वाला पहलू नजर आया। विमान की ईंधन क्षमता पुनर्निर्मित मार्ग की लंबाई से लगभग पूरी तरह मेल खाती थी, मानो विमान को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को ठीक ठीक पता हो कि जेट कितनी दूर तक जा सकता है। इस गणना ने हर मील में एक मंशा को उजागर किया और जांचकर्ताओं के सामने और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक दशक से भी अधिक समय तक MH-370 की खोज पृथ्वी के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक में फैली रही। सरकारों ने ऐसे जल क्षेत्रों में जहाज, विमान और गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन उतारे जहां बिना किसी चेतावनी के तूफान आते हैं और लहरें इमारतों से भी ऊंची उठती हैं। आधिकारिक खोज के अंत तक टीमों ने 1,20,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र तल की छानबीन की। इस प्रयास में $120 मिलियन से अधिक की लागत आई। यह विमानन इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जलमग्न खोज अभियान बन गया। फिर भी
वर्षों तक समुद्र तल पर सोनार यंत्रों को घसीटने के बाद भी समुद्र तल शांत रहा। गहराई से कुछ भी सतह पर नहीं आया। किसी भी चीज से अंतिम विश्राम स्थल का संकेत नहीं मिला। दुनिया को जो कुछ भी पता चला वह तट से ही आया। जुलाई 2015 में मलेशिया से हजारों मील दूर रियूनियन द्वीप के एक समुद्र तट पर जहाज का एक टुकड़ा बहकर आ गया। यह बोइंग 777 विमान का फ्लैपेरॉन था। जांचकर्ताओं ने इस हिस्से की बारीकी से जांच की, दरारों, किनारों और तनाव के निशानों की तुलना की। सबूतों से एक ही निष्कर्ष निकला। विमान का एक हिस्सा तीव्र प्रभाव के कारण टूटकर अलग हो गया था। इसमें नियंत्रित जलप्रपात के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। विमान पानी में धीरे से नहीं उतरा था, यह हिंसक रूप से टूट गया था। अगले कुछ वर्षों में मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तंजानिया, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में और भी मलबा दिखाई दिया। इन टुकड़ों ने भी एक जैसी ही कहानी बयां की। किनारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, सतहों पर निशान पड़ गए थे। कई हिस्सों पर क्षति के ऐसे निशान थे जो यह दर्शाते थे कि वे समुद्र में तीव्र गति से प्रवेश करने के दौरान टूटकर अलग हो गए थे। किसी ने भी सुरक्षित लैंडिंग का सुझाव नहीं दिया। किसी ने भी विमान को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने का प्रयास करने का सुझाव नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मलबा कभी नहीं थी, इसे समुद्र ही बहाकर ले आया था। दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसमें पानी के नीचे की चट्टानें और घूमते हुए चक्रवात हैं जो तैरती हुई वस्तुओं को अप्रत्याशित दिशाओं में खींच सकते हैं। मलबे का एक टुकड़ा जमीन तक पहुंचने से पहले महीनों तक बहता रह सकता है। जब विशेषज्ञों ने बहाव सिमुलेशन को पीछे की ओर चलाया तो उनके मॉडल ने सटीक निर्देशांकों के बजाय व्यापक क्षेत्रों की ओर इशारा किया। कुछ परिणाम पिछले खोज क्षेत्रों से मेल खाते थे, कई परिणाम उनसे काफी दूर थे। यह स्पष्ट हो गया कि दुर्घटना स्थल का वास्तविक स्थान शुरुआती वर्षों में मानचित्रित क्षेत्रों के आसपास कहीं भी नहीं हो सकता है। तेज धाराओं ने मलबे को प्रभाव क्षेत्र से बहुत पहले ही दूर धकेल दिया होगा, इससे पहले कि किसी को पता चले कि कहां खोजना है। प्रत्येक नए मॉडल ने संभावनाओं को कम करने के बजाय उनका विस्तार किया। इसीलिए 11 वर्षों के झूठे सुरागों, नाकामियों और टूटी उम्मीदों के बाद एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। खोज के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी जो बेहतर तकनीक और ताजा डेटा पर आधारित हो। और यही कारण है कि ओशन इन्फिनिटी को वापस लौटना पड़ा। जब ओशन इन्फिनिटी 2025 की शुरुआत में दक्षिणी हिंद महासागर में वापस लौटी तो वे अपने साथ वे उपकरण नहीं लाए जो एक दशक पहले इस्तेमाल किए गए थे। वे स्वायत्त जलमग्न वाहनों की एक नई पीढ़ी लेकर आए थे जो ऐसी क्षमता रखते थे जिसका पहले किसी भी खोज अभियान ने पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। गहरे समुद्र की खोज के लिए निर्मित हॉगन श्रेणी के एयूवी लगभग 6000 मीटर की गहराई पर काम करते हुए एक बार में लगभग 60 घंटे तक पानी के भीतर रह सकते थे। प्रत्येक ड्रोन में उच्च रिजोल्यूशन वाले सोनार सिस्टम लगे थे जो समुद्र तल का मानचित्रण करने में सक्षम थे, जिसमें वस्तुओं की वास्तविक स्थिति को मीटर के बजाय सेंटीमीटर में मापा जा सकता था। यह केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं था, बल्कि सोच में एक बदलाव था। ओशन इन्फिनिटी एक खोज न होने पर कोई शुल्क नहीं समझौते के तहत काम कर रही थी। इस शर्त ने उन पर भारी दबाव बना दिया था। अगर वे खाली हाथ लौटते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगर उन्हें MH370 का एक भी पुष्ट टुकड़ा मिल जाता तो यह मिशन दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्य के अंतिम अध्याय को नया रूप दे देता।
उस दबाव ने टीम को और गहराई से खोज करने, व्यापक क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और उन क्षेत्रों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया जिन्हें पिछली खोजों में बहुत ऊबड़-खाबड़ या बहुत जटिल मानकर छोड़ दिया गया था। एक लंबी अवधि के गोताखोरी अभियान के दौरान बेड़े ने कुछ असामान्य देखा। मॉनिटर पर सोनार प्रतिबिंबों का एक समूह दिखाई दिया जो चट्टानी संरचनाओं के लिए सामान्य रूप से व्यवस्थित नहीं था। आकृति लंबी प्रतीत हो रही थी, तलछट की परतों के नीचे दबी हुई थी, लेकिन निर्विवाद रूप से सम्मित थी। विश्लेषकों ने स्कैन को चिह्नित किया और दूसरा स्कैन किया। रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक प्राकृतिक संरचना के बजाय एक कृत्रिम संरचना थी। इसका आकार किसी बड़े वाणिज्यिक विमान के धड़ से काफी मिलता जुलता था। वर्षों में पहली बार न केवल जांचकर्ताओं के लिए बल्कि उन परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण जगी जो एक दशक से अधिक समय से जवाबों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उत्साह बढ़ता गया, वैसे वैसे जटिलताएं भी सामने आने लगीं। ओशन इन्फिनिटी ने नवंबर 2025 के अंत में पूर्ण पैमाने पर परिचालन फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की। लक्ष्य था सोनार द्वारा चिह्नित निर्देशांकों पर वापस लौटना और मौसम अनुकूल होने से पहले सटीक गोताखोरी की एक श्रृंखला आयोजित करना। लेकिन पर्दे के पीछे प्रगति धीमी हो गई। क्षेत्र की प्रतिकूल परिस्थितियों ने आवागमन को सीमित कर दिया। तूफान उम्मीद से पहले ही आ गए। रसद संबंधी देरी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया और फिर सबसे अप्रत्याशित घटना घटित हुई। मलेशिया ने मिशन को अस्थायी रूप से रोक दिया। अधिकारियों ने मौसमी सुरक्षा चिंताओं और प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों का हवाला दिया, लेकिन समय को लेकर सवाल खड़े हो गए। नए आंकड़े सामने आने के ठीक बाद खोज क्यों रोकी गई? एक आशाजनक लक्ष्य की पहचान हो जाने के बाद ही पीछे क्यों हटे गए? इसने पूरी दुनिया को इसी तरह के अनसुलझे सवालों से भर दिया। अब क्यों रुकें जब जानकारी पहले से कहीं अधिक संवेदनशील थी? 2025 में जब जांचकर्ताओं ने सबूतों के हर पहलू की दोबारा जांच की, तो एक बात बार बार चर्चा का केंद्र बन रही थी। यह जानकारी कैप्टन जाहारी के घर में लगे फ्लाइट सिमुलेटर से वर्षों पहले बरामद फाइलों के एक सेट से मिली थी। डेटा का पहले भी अध्ययन किया गया था, लेकिन WSPR और इनमारसाट से तैयार किए गए नए जिगजैग पुनर्निर्माण ने विश्लेषकों को इस पर फिर से गौर करने का मौका दिया। इस बार जब उन्होंने सिमुलेटेड मार्ग को नए सिरे से बनाए गए पथ के साथ मिलाया, तो संरेखण किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक सटीक था। कई लंबे मोड़, दिशा परिवर्तन और दक्षिण की ओर जाने वाला चौड़ा चाप आश्चर्यजनक रूप से सटीक रूप से मेल खा गए। नए मॉडलों में लगभग 70% पैटर्न एक ही सामान्य पथ पर बने। विस्तृत जांच में प्रथम अधिकारी की ओर इशारा करने वाला कोई भी समान सबूत नहीं मिला। फरीक हामिद अपने लंबी दूरी की उड़ान के करियर के शुरुआती दौर में थे और ऐसा कोई विश्वसनीय संकेत नहीं था कि वह बोइंग 777 का मार्ग बदलना चाहते थे। पिछली जांचों के दौरान उनके पृष्ठभूमि मामलों की पहले ही विस्तार से समीक्षा की जा चुकी थी। असामान्य व्यवहार की कोई रिपोर्ट नहीं थी। सहकर्मियों की ओर से कोई चिंता नहीं जताई गई थी और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसके पास बिना किसी प्रतिरोध के नियंत्रण लेने की क्षमता या इरादा था। सबूत उसके इर्द गिर्द नहीं घूमते थे, वे कॉकपिट में लिए गए निर्णयों के इर्द गिर्द घूमते थे। विशेषज्ञों ने पुनः शुरू की गई जांच के 3 प्रमुख डेटा स्रोतों का विश्लेषण किया, तो समानता को नजरअंदाज करना और भी कठिन हो गया। WSPR में हुई गड़बड़ियों से पता चलता है कि उड़ान मार्ग में जानबूझकर की गई गतिविधियां शामिल थीं। इनमारसाट के आरेखों ने पुष्टि की कि विमान घंटों तक दक्षिणी महासागर की ओर
उड़ान भरता रहा। इस वृत्तांत में बरामद एफडीआर ने एक और भी तीक्ष्ण सत्य को उजागर किया। अंतिम क्षण तक मैन्युअल इनपुट जारी रहे। सभी संकेतों से यही संकेत मिलता है कि उड़ान को एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह सिस्टम की खराबी नहीं थी, यह कई विकल्पों का परिणाम था। हर सुधार, दिशा में हर बदलाव, ऊंचाई में हर समायोजन ऐसा प्रतीत होता था मानो नियंत्रण कक्ष में बैठे एक ही व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। इस निष्कर्ष के भारी प्रभाव ने जांच को अंधकारमय बना दिया। वर्षों से लोगों को उम्मीद थी कि यह रहस्य किसी यांत्रिक गड़बड़ी, किसी ऐसी व्याख्या योग्य चीज में सुलझ जाएगा जिसके लिए कॉकपिट के अंदर के अंतिम क्षणों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी हर नए आंकड़े के साथ एक शांत, नियंत्रित अवरोहण की संभावना को खारिज करना कठिन होता जा रहा था। हालांकि एफडीआर द्वारा इसके अंतिम क्षणों का खुलासा किए जाने के बाद भी सच्चाई का एक हिस्सा मीलों ठंडे पानी के नीचे छिपा रहा। MH370 की आखिरी आवाज, संचार के अंतिम क्षण, उस रात की एकमात्र मानवीय आवाज आज भी उस ब्लैक बॉक्स में समाई हुई है जिसे कभी बरामद नहीं किया जा सका। और जब तक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिल जाता, तब तक दुनिया शायद कभी पूरी तरह से यह नहीं जान पाएगी कि उन अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने आखिरकार अपने रहस्य उजागर किए, तो एक धारणा पल भर में धराशायी हो गई। वर्षों से दुनिया एक भूतिया उड़ान के विचार को दोहराती रही थी। एक अकेला विमान जो रात के आकाश में शक्तिहीन होकर भटकता रहा जब तक कि उसका ईंधन समाप्त नहीं हो गया। लेकिन आंकड़ों ने कुछ और ही साबित किया। गतिविधियां बहुत सटीक थीं, इनपुट बहुत नियंत्रित थे, अंतिम गति से विमान का उतरना सुनियोजित था। MH370 ने नियंत्रण नहीं खोया था, किसी ने उसे निर्देशित किया था। WSPR के माध्यम से दर्ज किए गए रेडियो विक्षोभों ने पुरानी धारणा को एक और झटका दिया। वे संकेत समुद्र में एक कोमल वक्र या सीधी रेखा नहीं दिखाते थे। उन्होंने विकल्पों द्वारा निर्धारित एक पथ का अनुसरण किया। घुमावदार रास्ते, मोड़, दिशा परिवर्तन और दिशा में लंबे बदलाव अतीत की परछाइयों की तरह उभरे। मारसैट के समय क्रम में समाहित होकर विमान की यात्रा दक्षिणी महासागर की ओर एक सुनियोजित प्रगति के रूप में स्पष्ट हुई। यह वह अंधाधुंध बहाव नहीं था जिसकी कई लोगों ने कभी कल्पना की थी। फिर सोनार का इस्तेमाल शुरू हुआ। 11 साल की खामोशी के बाद गहरे समुद्र ने आखिरकार बोलना शुरू किया। ओशन इन्फिनिटी के वापसी मिशन से प्राप्त स्कैन ने तलछट के नीचे दबी एक संरचना का नक्शा बनाया जो एक संकरे समुद्री ढलान पर फैली हुई थी। इसका आकार एक विशाल विमान के ढांचे जैसा था जो दशकों से बदलते समुद्री जलधाराओं के नीचे छिपा हुआ था। यह पहला भौतिक सुराग था जो उस स्थान की ओर इशारा कर रहा था जहां MH370 इतने लंबे समय से दुनिया से छिपा हुआ था। फिर भी इन सफलताओं के बावजूद एक आवाज अभी भी अनसुनी है, कॉकपिट की आवाज, मानवीय क्षण। हालांकि एफडीआर ने विमान की गतिविधियों का खुलासा किया, लेकिन अंतिम मिनटों में बोले गए शब्द केवल कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ही दर्ज हैं। इसमें उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर का स्वर, वातावरण और पृष्ठभूमि की ध्वनियां समाहित हैं। इसमें भय, शांति, संघर्ष या मौन हो सकता है। यह उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है जिसे दुनिया भुला नहीं पा रही है, और इससे शायद यह पता चल सके कि MH370 का अंतिम मार्ग वैसा क्यों था। लेकिन CVR अभी भी कहीं अंधेरे में पड़ा है, दबाव के नीचे कुचला हुआ, मीलों पानी से घिरा हुआ। यह उस रात का आखिरी गवाह है जिसने विमानन इतिहास को बदल दिया।
और यह अनसुना ही रह गया है। आज भी परिवार इंतजार कर रहे हैं, जांचकर्ता इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। हर नई जानकारी एक कदम आगे बढ़ने जैसा लगता है, फिर भी सच्चाई हमेशा पहुंच से बाहर, ऐसी जगह दबी रहती है जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। तो आखिरी सवाल आपका है, आपके अनुसार उन आखिरी पलों में क्या हुआ होगा? अपने विचार नीचे लिखें और माइंड गैप को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी का अगला अध्याय कभी न चूकें।